हेलो एवरीवन, माई सेल्फ एडवोकेट नेहा एंड वेलकम टू नेहा विद लीगल अवेयरनेस। फ्रेंड, आज हम आप लोग से डिस्कस करने वाले हैं मेंटेनेंस के बारे में कि कोई महिला किस सेक्शन के अंतर्गत मेंटेनेंस के लिए भरण पोषण के लिए दावा कर सकती है या केस दायर कर सकती है, या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो कौन कौन सा ऐसा सेक्शन है जहां पे मेंटेनेंस के बारे में प्रावधान किया गया है। हमने कुछ सेक्शन को एक पास कलेक्ट कर लिया है कि कौन कौन सा सेक्शन मेंटेनेंस का प्रावधान करता है। दोस्तों, हमारा जो सीआरपीसी है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 125 है, उसके अंतर्गत तो मेंटेनेंस के लिए हम वाद दायर करते ही हैं। साथ में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा जो 24 है, उसके अंतर्गत भी हम एंट्री मेंटेनेंस के लिए वाद दायर कर सकते हैं, जो जिसमें भरण पोषण के बारे में प्रावधान किया गया है। या फिर घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की जो धारा 20 है, उसमें भी एंट्री मेंटेनेंस के बारे में प्रावधान किया गया है। या फिर देखें तो हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 से 23 तक में भी मेंटेनेंस के बारे में प्रावधान किया गया है। या स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की जो धारा 37 है, उसमें भी भरण पोषण प्रावधान किया गया है कि जो महिला या महिला पुरुष स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू विवाह करते हैं, जो इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, तो वह स्पेशल मैरिज एक्ट के साथ गवर्न होते हैं, और वह उसी की धारा जो 37 है, उसके थ्रू वह मेंटेनेंस के लिए लायबल होते हैं, मेंटेनेंस के लिए वाद दायर कर सकते हैं। और वहीं देखें तो मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम 2019 जो अमेंडमेंट किया गया, उसकी धारा जो 5 है, उसमें भी भरण पोषण संबंधित प्रावधान किया गया है। तो ये इतने सेक्शन है जिसमें केवल भरण पोषण के बारे में प्रावधान किया गया है। अभी हाल ही में 2020 में सुप्रीम कोर्ट का मेंटेनेंस पे लैंडमार्क जजमेंट आया है, जो रजनीश वर्सेस नेहा का मामला था, जिसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बरती है। इसके पहले मेंटेनेंस से संबंधित कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं था, लेकिन यह केस मामला आने के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन बताया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें 2 जजों की बेंच थी, जिसमें जस्टिस इंदु मल्होत्रा थी और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी का यह बेंच था, जिसमें बताया गया कि अगर आप मेंटेनेंस के लिए कोई नोटिस सर्व कराया गया है, तो सर्व कराने की तारीख से रिस्पोंडेंट को 60 दिन के भीतर एंट्री मेंटेनेंस का निपटारा करना होगा। और साथ ही दोनों पार्टी को एफिडेविट ऑफ डिस्क्लोजर, एसेट एंड लायबिलिटीज के रिलेशन जो हैं, सभी कोर्ट में पेश करने होंगे। जबकि पहले क्या था कि सिर्फ पति का ही क्या प्रॉपर्टी था, कितनी इनकम है, ये सभी देखा जाता था। लेकिन अभी क्या है, इस मामले के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अब दोनों पार्टी को, यानी चाहे पत्नी हो या पति, दोनों को अब अपनी प्रॉपर्टी, अपनी इनकम दिखाना पड़ेगा कि वह कहाँ तक पढ़ी है। उसी बिहाफ पे कोर्ट क्या करेगी, मेंटेनेंस तय करेगी कि कहाँ तक पढ़ी है, अगर पढ़ी लिखी है, नौकरी नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है, कितना अगर वो कमा सकती है, तो उसी के बेस पे क्या होगा कि अभी मेंटेनेंस के लिए तय किया जाएगा कि कितना वो महिला मेंटेनेंस पा सकती है। तो इसलिए अब दोनों पार्टी को अपना एफिडेविट ऑफ डिस्क्लोजर लगाना पड़ेगा, जिसमें क्या एसेट है, क्या इनकम है, कितनी प्रॉपर्टी है, ये सब चीज विवरण उसमें देना पड़ेगा। तो यही मेंटेनेंस से संबंधित